बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मारूज़ात पसंद हैं, बेशक आप इससे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसको सिर्फ अपने तक ही महदूद ना रखें। ख़ुद भी हमारे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी रहनुमाई फरमाएँ, बल्कि अपने अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। अगर आप में से हर हमारा जो व्यूअर है, हमारा जो मेहरबान है, वो 5 मज़ीद सब्सक्रिप्शंस हमारी तरफ लेके आता है, तो हमारा ये सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। हमारी जो बात है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। अच्छा नाज़रीन, अभी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान से, जहां इलेक्शन के हवाले से खुलेआम धांधली की आज दूसरी किस्त जारी की गई। कल जुनैद अकबर और उनके साथियों को जीबी से गिरफ़्तार करके सूबा बदर किया गया और इस तरह जो पूरे वफाक में पैगाम फैलाया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज असद कैसर को स्कर्दू की फ़्लाइट से रोकने के लिए इस्लामाबाद के एयरपोर्ट रोड को बंद कर दिया गया। अजीब मनाजर वहाँ पे देखने में आए। हज़ारों लोग सड़क पे खार होते रहे। मकसद सिर्फ यही था कि असद कैसर किसी तरह स्कर्दू जाने वाली फ़्लाइट पर सवार ना हो सकें। न जाने हुकूमत ने स्कर्दू के या गिलगित बल्तिस्तान के इन इलेक्शंस को क्या समझ लिया है, क्या बना के रख दिया है कि सारे सिस्टम का दारोमदार, ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है, इसका सारा दारोमदार, इसकी जो बुनियाद है, शायद यही इलेक्शन है। इसमें क्या मिथ है, मैं तो समझने से कासिर हूँ। आज वहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे ये बंद किया गया, वहाँ पे सख्त गर्मी में हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे रोक दी गई। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सड़कों पे परेशान होते हुए नज़र आए। इस मौके पे असद कैसर ने ये ऑफ़र भी की कि वो अपनी गाड़ी एक साइड पे कर देते हैं, बाकी लोगों को तो जाने दें, मगर ये ऑफ़र भी मुस्तरद कर दी गई। बताया गया कि जी सिर्फ स्कर्दू जाने वाले मुसाफिर ही नहीं, कराची जाने वाले और सऊदी अरब जाने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर भी अपनी फ़्लाइट मिस कर बैठे। असद कैसर को एयरपोर्ट जाने से रोकने के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक भी फंस गए। उनका कहना ये था कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुँचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो रोकी हुई है। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स के बहुत सारे मुसाफिरों की फ़्लाइटें मिस हो चुकी थी, प्रोग्राम ख़राब हो चुके थे। घंटों की खजल खारी के बाद हम वापस लौट आए। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। ख्वाजा साद रफ़ीक मज़ीद कहते हैं कि जी अज़राए करम दहशत गर्दी की इत्तला वाली कहानी सुनाने की हमें कोशिश ना की जाए। ये नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब फरमा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अमीर मुकाम साहब भी कैंपेन कर रहे हैं, कैप्टन सफदर भी पहले से मौजूद हैं, आबद शेर अली भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं कैंपेन चलाने की, राना मशहूद भी कैंपेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली नून लीग की कर रहे होंगे। सिर्फ पीटीआई के रहनुमाओं को जाने की इजाज़त नहीं है। 4 साल बाद ये हाल है, तो मेरा ख्याल है कि फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि मान लेना चाहिए कि जेल में बैठा हुआ शख्स आज भी जीत रहा है। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जब से इलेक्शन का आगाज़ हुआ है तब से प्री पोल रिगिंग का भी आगाज़ कर दिया गया है। पहले तहरीक इंसाफ से निशान छीना गया, आप जानते ही हैं। पीटीआई ने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसका निशान भी छीन लिया गया। यानी गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई से 2 बार निशान छीना गया। इसके बावजूद भी हालात ये हैं कि रैली निकालने की हिम्मत सिर्फ पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में, और कोई नहीं ये जुर्रत कर रहा। वहाँ पे लोग दीवाना वार जीबी की सड़कों पर निकलते हैं और कैदी नंबर 804 के नारे लगा कर एक माहौल बना देते हैं, माहौल को गरमा देते हैं। जीबी के गुज़िश्ता आम इंतखाबात में नाज़रीन आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ 3/4 अक्सरियत से कामयाब हुई थी। इस बार भी बासानी 2/3 अक्सरियत ले सकती है या इससे भी ज़्यादा। मगर बाखबर लोग बताते हैं कि जी हुकूमत बनाने के अहद व पैमान जो हैं वो किसी और से कर लिए गए। बहरहाल जो भी होगा देखी जाएगी। इस सारे खेल में एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि जब रियासत से फार्म 47 वाली एक चीज़ रियासत ने ईजाद कर ली हुई है, तो फिर उसकी मौजूदगी में इंतखाबी मुहिम के दौरान ही इलेक्शन को मशकूक बनाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है। ये सवाल हर ज़बान पर है। हर कोई जानता है कि हतमी रिज़ल्ट क्या होगा।
फिर भी इन ऊँचे हथकंडों की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब बड़ा सादा सा है। हुक्मरान हर चंद माह बाद अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं कि जी अडयाले का कैदी माजी का किस्सा बन चुका है। कुछ सहाफ़ती दोस्त हमारे तो एक अरसे से इमरान खान ख़त्म शुद्ध का रागल आप रहे हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि किसी इलेक्शन में अवाम की हमायत से PTI को शिकस्त होती देख लें। मगर जैसे ही ग्राउंड रियलिटी से वास्ता पड़ता है तो इमरान खान ख़त्म शुद्ध वाला नशा जो है वो हरन हो जाता है। फिर वही पुराने हथकंडे शुरू हो जाते हैं। ताज़ा तरीन और तस्दीक शुदा सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई एक हल्का भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि यहाँ किसी और हुकूमती जमात का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान में खानगी की शरह नाज़रीन पूरे मुल्क से ज़्यादा है। यहाँ लोग सियासी तौर पर बहुत ही बाशऊर हैं, बालिग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इमरान खान ने सेहत कार्ड की सहूलत दे रखी थी। अब तक की हकीकत ये है नाज़रीन कि जहाँ जहाँ सेहत कार्ड गया है वहाँ वहाँ उसने एक इनकलाब बर्पा की है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने वोट की हिफाजत कर ली, अपने मैंडेट के साथ वो ना होने दिया जो पाकिस्तान में हुआ था, और इस बारे में वो अपनी एक ख़ास शोहरत रखते हैं कि वो अपने वोट का पहरा देने भी जानते हैं, वोट पे पहरा देना जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग। तो फिर क्या कहा जाता है कि जीवी का जो इंतखाबी रिज़ल्ट है वो पूरे मुल्क में तब्दीली का नुक्ता आगाज़ बन जाएगा। इसी चीज़ ने शायद रियासत की नींद हराम कर रखी है। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां उनका ठिकाना था। गुज़िश्ता कई हफ्ते से वो PTI के साथ मुज़ाकरात का नाटक रचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि ताकतवरों के सामने अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर शो किया जा सके। PTI को भी इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने भी कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी, बहुत ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। इस दौरान जनाब ज़रदारी साहब ने महसूस किया कि करना तो वही है जो उनसे कहा जाएगा, इसलिए हकूक़ सिंध के निगहबानी वाला ड्रामा जो है उसको ज़्यादा लंबा करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। इसलिए उन्होंने एक माहिर ब्रोकर की तरह बर वक्त बता दिया कि उनकी सियासत का मकसद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करना है। वो जानते हैं कि ज़्यादा देर तक नाराज़गी वाला ड्रामा जो है वो जारी रखा तो गिलगित बल्तिस्तान की बंदर बांट में भी उन्हें मुनासिब हिस्सा नहीं मिल सकेगा। इसलिए उन्होंने बता दिया कि जी पीपल्स पार्टी भी निज़ाम की खिदमतगार है। सीनियर सहाफ़ी जनाब नजम सेठी का कहना यह है कि आसिफ अली ज़रदारी 28वीं तरमीम के ज़रिए NFC में तब्दीली के बदले बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की शर्त रखेंगे। यानी आसिफ ज़रदारी की तमाम अकल और सियासी समझबूझ जो है सिर्फ इसी एक नुक्ते में सिमट आई है कि उनके फ़र्जंद बिलावल ज़रदारी को किसी न किसी तरह एक बार वज़ीर आज़म बना दिया जाए, फिर चाहे जो मर्ज़ी कर ले। बिलावल की वज़ारत उज़्मा के लिए 18वीं तरमीम रोल बैक होती है तो कर लें। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम होता है तो कर लें। सिंध की जोग्राफियाई तकसीम करनी पड़ती है तो कर लें। बस फ़र्जंद ज़रदारी एक बार वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ज़रदारी की सियासत नाज़रीन एक खुदगर्जी की बदतरीन मिसाल बन के रह गई है। लेकिन नाज़रीन मैं आम तौर पे इस तरह की पेशगोइयाँ करने से गुरेज करता हूँ, लेकिन मैं पूरे तयक्कुन के साथ एक पेशगोई कर रहा हूँ, एक दावा कर रहा हूँ बहुत आजिज़ी के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, कि अगले 5, 10, 15, 20 साल में मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ भी बन जाए, इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नामुमकिन बात है। किसी तरह के भी इलेक्शन करा के देख लिए जाए, कोई भी निज़ाम मुसल्लत कर लिया जाए इस मुल्क में, बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, किसी भी तरह नहीं बन सकता नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ पस पर्दा होने वाली मुलाकातों और उसके नतीजे में इमरान खान की मुमकिना रिहाई की ख़बरों को तो ऑब्वियसली दम तोड़ देना चाहिए। उससे एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए कि निज़ाम जिनके हाथ में है उनकी नज़र में तहरीक इंसाफ और उसके कायद के लिए अभी कोई जगह नहीं है। मगर इसके बावजूद अब भी पूरी क़ुव्वत के साथ ऐसी ख़बरें दी जा रही हैं कि इमरान खान के साथ ईद से पहले और ईद के दौरान कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। एक ख़बर यह भी है कि ईद से एक रोज़ कबल यानी मंगल के रोज़ किसी आम शख्सियत ने अडयाला जेल में मुलाकात की है।
अब ये पता नहीं है कि वो आम शख्सियत कौन थी, अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि जब ये शख्सियत जेल के अंदर मुलाकात के लिए आई तो अडयाला जेल के अंदर और बाहर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी जेल के अंदर एक कर्फ्यू की कैफियत थी जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इस मुलाकात में क्या तय पाया, कोई ब्रेक थ्रू हुआ या नहीं, इस बारे में भी लाइलमी का इज़हार किया जा रहा है। एक और मुलाकात की ख़बर की तस्दीक की जा रही है, लेकिन मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ वैसे, लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ, आपने सुन ही लिया होगा। बताया यह जा रहा है कि कुछ हफ्ते पहले इमरान खान से एक साबिक आर्मी चीफ ने भी मुलाकात की। इस साबिक आर्मी चीफ का नाम तो नहीं लिया जा रहा, अलबत्ता गालिब इम्कान या सारे इशारे कराए इसी तरफ ही हैं कि ये मुलाकात हुई है तो जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कैनी की हुई है। अगर जनरल कैनी अडयाला में इमरान खान से मिलने गए हैं तो ये बड़ी गैर मुतवक्को मुलाकात है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जनरल कैनी इमरान खान को सियासी तौर पर ज़्यादा पसंद भी नहीं करते और वो इस सालसी के मिजाज के ज़्यादा हामिल भी नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वजह से मुलाकात के लिए जनरल कैनी पर एतमाद किया गया हो, इसी वजह से कि वो एक मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। बहरहाल यही बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। मैं तो इस वजह से मुलाकात से इनकार कर रहा हूँ। ये तो वो ख़बरें हैं जो शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में सीना बसीना बताई और फैलाई जा रही हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। अच्छा नाज़रीन, केपी हुकूमत में बगावत की ख़बरें बड़े शौक़ से, बड़े ज़ोर शोर के साथ फैलाई जा रही हैं कि जी वहाँ पे तो MPAs ने सोहेल अफरीदी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए हैं और वो जी वो तो तैयार हैं बगावत पे और वज़ीर आला बदलने के लिए। पहले कहा गया कि जी PTI के 50 से ज़्यादा अरकान ने सोहेल अफरीदी पर अदम एतमाद कर दिया। फिर कहा गया नहीं जी बागी अरकान की तादाद 32 है, कोई 25 बता रहा है, आज 27 बताई गई है जी। हम ख्याल अरकान ने पीर के रोज़ अपना इजलास भी तलब कर लिया। बताया जा रहा है कि इस इजलास में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने का ऐलान किया जा सकता है। इन अरकान का मुतालबा यह है कि काबीना की तश्कील में इन्हें भी हिस्सा दिया जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सूबाई हुकूमत वाज़ेह रोड मैप दे। इस बारे में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सब जो कुछ हो रहा है ये सब चाय की प्याली में तूफ़ान है। बजट इजलास से पहले अरकान असम्बली इस तरह के तमाशे लगाए ही करते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बजट पास कराना हुकूमत की मजबूरी है और हर रुकन जो है वो इस मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहता है। किसी के हल्के के तरक्याती मंसूबे रुके होते हैं, कहीं कोई काम होता है, कहीं कोई काम होता है, ज़ेर अल्तवा पड़े होते हैं काम, उनको निकलवाना होता है। किसी को अपने इलाके में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसाइल का सामना होता है, किसी को काबीना में शामिल ना किए जाने का रंज होता है। ये बेहतरीन मौका होता है कि ये वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पर दबाव डाल के ये बात मनवा ली जाए। ये सब अरकान यही समझते हैं कि बजट इजलास वो बेहतरीन मौका है जब वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं, हर सियासी जमात में होता है। मीडिया चूँकि इस वक्त पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इसलिए तहरीक इंसाफ में बगावत की ख़बरों को जानबूझ कर उछाला जाता है। अजनाज़ीन, इमरान खान की मकबूलियत ने पूरे मुल्क ख़ास तौर पर KP से इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो वैसे ही दफन करके रख दी है। इस वक्त KP असम्बली में PTI का कोई रुकन भी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो जमात के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाए। इसका मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। ऐसा करने से सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी नस्लों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले 15-20 के करीब मिसालें मौजूद हैं सिर्फ KP में। इसलिए KP में PTI अरकान की बगावत की खबर जो है वो कोई भी संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। बजट भी पास हो जाएगा और PTI के तमाम अरकान भी इस वक्त सोहेल अफरीदी के साथ हैं जब तक उन्हें इमरान खान का एतमाद हासिल है। अच्छा नाज़रीन, आखिर में मैं बहुत ही एक लम्हा फ़िक्रिया के तौर पे अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तशवीशनाक ख़बर यह कि जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस पर अभी तक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी खामोश है। उसकी एक वजह तो ये है कि इसे पाकिस्तानियों के जेन्युइन मसाइल से शायद उस तरह कोई सरोकार नहीं है, हमारी सरकार को भी नहीं है, चाहे ये मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर। जनूबी अफ्रीका में पिछले 1 माह से गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ मकामी लोग एक तहरीक चला रहे हैं, मार्च एंड मार्च नामी इस एक गैर सियासी तंजीम इस तहरीक को लीड कर रही है, जिसमें ये लोग बड़ी तादाद में मार्च करते हुए सड़कों पर आ जाते हैं। ये मुजाहरे ज़्यादातर उन शहरों में होते हैं जहाँ गैर मुल्की बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन मुकामी अफ्रीकियों का मुतालबा ये है कि उन गैर मुल्कियों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनकी वजह से मकामी आबादी जो है वो बेरोज़गारी का शिकार है। तमाम कारोबार पर इन गैर मुल्कियों का कब्ज़ा है। जनूबी अफ्रीका में बसने वाले गैर मुल्कियों में बड़ी तादाद नाज़रीन पाकिस्तानियों की भी है। ये पाकिस्तानी ज़्यादातर टेक्सटाइल, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पिज़्ज़ा शॉप्स और पुराने मोबाइल फ़ोन और नए मोबाइल फ़ोन्स के कारोबार से वाबस्ता हैं।
जनूबी अफ्रीका में कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद गालिबन 2 से 2.5 लाख के लगभग है। अलबत्ता गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद किसी तरह भी शायद 5 लाख से कम नहीं है, जो सालाना $1 अरब तक तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजते हैं। अब मार्च एंड मार्च नामी अफ्रीकन तंजीम ने पाकिस्तानियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को 30 जून तक की डेडलाइन देते हुए कहा है कि वो जनूबी अफ्रीका छोड़ दें। अगर ऐसा ना हुआ तो 30 जून के बाद इन गैर मुल्कियों की जायदादों, उनकी दुकानों, उनकी मलकियत में चलने वाले कारोबार को लूट लिया जाएगा। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये भी कहा गया है कि इस लूट मार में किसी की जान भी चली गई तो किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं की जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन अभी तक कोई बड़ी एक्टिविटी या जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं दे पा रहा। ताहाल खामोशी नज़र आ रही है या उनकी तरफ से किए जाने वाले जो इक़दामात हैं वो नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान के 3 से 5 लाख कमाऊ पूत बैठे बिठाए यूँ उजड़ गए तो पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर होगा। हमारी हुकूमत सफारती महाज पर कामयाबी के आए रोज़ बड़े बड़े दावे करती है। जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानियों की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाना इस वक्त सबसे बड़ी सफारती और कौमी खिदमत होगी। नाज़रीन, आखिर में इफ्तिखार आरिफ साहब के चंद बहुत खूबसूरत अशार न जाने क्यों जहन में घूमने लगे हैं। जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, तुमने पूछा तो होता बतला सकता था मैं। आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना, आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना, आगे और बहुत आगे तक जा सकता था मैं। छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, एक लहर से क्या तूफ़ान उठा सकता था मैं। कहीं कहीं से कुछ मिसरे एक आध गज़ल कुछ शेर, कहीं कहीं से कुछ मिसरे एक आध गज़ल कुछ शेर, इस पूंजी पर कितना शोर मचा सकता था मैं। जैसे सब लिखते रहते हैं गज़लें नज़में गीत, जैसे सब लिखते रहते हैं गज़लें नज़में गीत, वैसे लिख लिख कर अंबार लगा सकता था मैं, वैसे लिख लिख कर अंबार लगा सकता था मैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।